हेलो दोस्तों, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है और जो क्वेश्चन उसमें बाकी यानी बचा हुआ था, आज उसके आगे आगे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड में है और लिखा भी है, और जो नए लोग हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ठीक। और प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए लिखा भी है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है, जैसे क्वेश्चन दिया है एक निश्चित कार्य का, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित कार्य का 3/8 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 80% भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिल करके 5 दिन कार्य किया। फिर कह रहा है शेष कार्य को सी ने अकेले 6.5 दिन में पूरा किया, यानी 6 सही बटे 2 दिन में पूरा किया। तो ए और सी मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन इसमें ध्यान दीजिएगा, 6 दिन, 9 दिन और 8 दिन और 10 दिन दिया है, यानी कितना उसका उत्तर होगा इसमें आपको हल करना है। देख लीजिएगा, वर्क एंड टाइम का ही क्वेश्चन है। हाँ, वर्क एंड टाइम क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जो ए है एक निश्चित कार्य को, यानी कोई भी काम होगा उसका 3 भाग कितने दिन समाप्त करेगा, 9 दिन में। तो पहले हम ए मालूम कर लें, ए जो है अकेले किसी कार्य को कितने दिन में करेगा। उसी प्रकार बी भी देखिए कार्य का कितना भाग करता है, 80%। जैसे यहाँ पे 3/8 भाग दिया तो ठीक है, यहाँ पे 80% भाग दिया है, इसका भी रेशियो में निकालना पड़ेगा 16 दिन में। तो यहाँ पे हम एक एक लोगों का अलग अलग पूरा काम निकाल लें। अगर हम मान लें ए जो है पूरे काम का, हम मान लेते हैं ए जो है पूरे कार्य का 3/8 भाग कुल कितने दिन समय लिया, 9 दिन। यानी कोई भी काम होगा 10-5 जो भी होगा उसका 3 हिस्सा यानी 3/8 हिस्सा कितने दिन किया है, 9 दिन। अगर हम मालूम कर लें टोटल काम कितने दिन समाप्त करेगा ये, तो ए बराबर का वैल्यू निकालना है, 13 गुणा करिएगा 8 गुणे यानी 9 में हो जाएगा, और यहाँ 3 ऊपर है नीचे आएगा, 3 3 9 और 8 3 24, यानी ए जो है किसी कार्य को कितने दिन समाप्त कर सकता है, 24 दिन में। उसी प्रकार हम किसका निकाल लेंगे, बी का। तो बताइए बी जो है किसी कार्य का कितना भाग किया है, यहाँ पे 80% भाग को कितने दिन किया है, 16 दिन में। तो बी भी कुछ काम किया है, लेकिन काम का कितना हिस्सा किया है, 80%। तो बी का काम 80% मतलब होगा 80/100, और कितने के बराबर होगा, यहाँ पे कितना दिन दिया है, 16 दिन दिया है। तो टोटल इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 0 कैंसिल होगा और इधर 13 गुणा कर दीजिएगा। बी बराबर होगा 16 गुणे 10 और बटे में कितना होगा, 8 8 ऊपर है नीचे आएगा भाग होगा, और 10 से 13 गुणा, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, यानी बी भी किसी कार्य को कितने दिन समाप्त कर सकता है, अकेले 20 दिन में। तो दोनों की वैल्यू मालूम हुआ। लेकिन एक चीज और दिया है, फिर कहा है दोनों ने मिलकर के काम को कितने दिन तक किए हैं, 5 दिन तक कार्य किए हैं। शेष कार्य कौन जारी करता है, यानी पूरा करेगा सी, 6.5 दिन में पूरा किया है। ए और सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बस इतना पहले हम निकाल लिए हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 दिन में। बी भी किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में। तो यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाइएगा। ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। बी कितना कर रहा है भाई, 20 दिन में ना। अगर हम इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, यानी ए और बी का टोटल काम का एलसीएम मतलब होगा 24 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो 24 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा, ठीक। यानी कितना आएगा एलसीएम, 120 होगा। निकाल लीजिएगा 24 और 20 का। अब 24 से भाग देंगे 120 में, कितना आएगा, तो 24 पंचे कितना होता है, 120 होगा। और 20 से भाग देंगे 120 में, हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। यानी हम कह सकते हैं ए और बी का टोटल काम कितना होगा, 120 काम। ये टोटल काम है और टोटल काम को बारी बारी से कराना है। ए किसी काम को एक दिन में कितना करता है, 5 काम, और जो बी है एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा एक दिन में। और क्वेश्चन देखिए टोटल काम कितना कराना है, 120। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कहा है दोनों लोग यानी दोनों ले मिल करके काम को कितने दिन तक किए हैं, 5 दिन तक काम किए। और जो शेष बचेगा वो कार्य कौन पूरा करेगा, सी। और सी कितने दिन में पूरा किया है, 6.5 दिन में। यहाँ पे काम को बारी बारी से कराइए। पहले काम ए और बी मिल करके कुल कितने दिन तक किए, 5 दिन तक किए। तो बताइए 5 दिन करेंगे, दोनों का एक दिन का काम 6 5 11 होगा।
और 11 में 5 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55, यानी ये टोटल काम है, ये पूरा काम है टोटल। तो टोटल काम में 55 काम 5 दिन में कौन कर देंगे, ए और बी काम करेंगे। और फिर इसके बाद जो बचेगा काम कौन पूरा करेगा, सी। तो बताइए 55 को 120 में घटाएंगे कितना आएगा, तो आप 55 से घटा लीजिएगा माइनस करके, 5 इधर बचेगा और 11 में 5 गया कितना आएगा 6, यानी हमारा शेष काम कितना है, शेष काम कितना बचा है 65। यही 65 काम कौन पूरा करेगा, सी। और सी कितने दिन में पूरा किया है, 6.5 दिन में। अगर हमें मालूम कर लें सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, जैसे यहाँ पे एक दिन में कितना काम करता है 5, बी भी एक दिन कितना काम करता है 6 यूनिट। बस अगर हमें ये मालूम कर लें कि जो सी है एक दिन में कितना काम करता है, तो आसानी से हमारा उत्तर मिलेगा। तो सी का एक दिन के काम में टोटल काम से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम मान लें सी एक दिन का काम, एक दिन का काम हम कितना मान लें, x मान लें, यानी जो सी है एक दिन में कितना काम करता है, x काम करता है। टोटल कितना काम कर रहा है सी, तो यहाँ पे देखिए सी टोटल काम कितना किया है 65 काम। अगर 65 के काम में एक दिन के काम से भाग देते हैं, टोटल दिनों की संख्या मालूम होगी, यानी टोटल काम कितना है 65 है। 65 में सी के एक दिन के काम से भाग दीजिए, सी का एक दिन का काम हमें नहीं मालूम है, मान ली है कितना काम करता है, एक काम, और यही काम कितने दिन में पूरा करेगा, 6.5 दिन में। तो ध्यान दीजिएगा सी बचा हुआ काम कितना कर रहा है 65 काम, और यही 65 काम कितने दिन समाप्त किया है, 6.5 दिन में। तो अगर सी के एक दिन के काम से अगर हम भाग दे दें तो टोटल दिनों की संख्या मालूम होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको, 65/x, 6 दूनी 12 होगा, और एक कितना होगा 13/2, और 13 पचे 65, और 5 दूनी 10, 13 गुणा कर दीजिएगा इधर, तो x बराबर कितना आएगा 10 आएगा, यानी x बराबर कितना आया 10। यानी हम कह सकते हैं सी भी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 10 काम करेगा। और पूछा क्या है, ए और सी मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यानी टोटल काम कहा है, तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ए जो है एक काम को कितने दिन कर रहा था, हमने निकाले थे 5, और सी का एक दिन का काम कितना, x का मान आया 10 यूनिट आया। ध्यान दीजिएगा ए का एक दिन काम जो है, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 10। टोटल काम कितना कराना है 120। तो दोनों लोग मिल करके 120 काम को कितने दिन में पूरा कराएंगे, तो बताइए 6 यानी कितना होगा, इसको जोड़िए, 10 5 कितना 15, तो 15 से भाग देंगे, 15 8 120, यानी काम को कितने दिन दोनों लोग मिलकर पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे भाई 8 दिन में पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ए और सी मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका था वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है चाल दूरी समय से क्वेश्चन है, 120 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, अगला जो क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से ना समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को
पार करने में लिया गया समय की गणना कीजिए। लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं। इसमें है 15.5 सेकेंड, दूसरा है 17 सेकेंड और तीसरा है भाई 16 सेकेंड। और जो चौथा जो है आपका है 180/11 सेकेंड। ये आपको 4 विकल्प दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक। क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे देखिए, रेल और गाड़ी का चाल का समय का सूत्र है। यहाँ पे दिया है 120 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं और उनकी जो चाल है क्रमशः यानी 34 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरी जो चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। और एक समान से चाल से एक दूसरे की ओर क्या है, आ रही हैं, यानी आमने सामने आ रही हैं। और दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया क्या पूछ रहा है, समय। यानी मिलने और पकड़ने की बात है तो चाल और दूरी वाला सूत्र लगेगा। हर एक चीज इसमें है जी जानते रहेगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर हम आपसे कह दें समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा ना। यानी हम लिख सकते हैं चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय है। अगर हमें समय निकालना है तो दूरी बटे क्या लिखेंगे, चाल लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दिया है, इसमें दूरी जो होती है दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ही उसकी क्या होगी, दूरी होगी। और जो समय यानी जो चाल होगा, अब ध्यान दीजिएगा चाल एक दूसरे क्या है, आमने सामने आ रही है। तो एक सूत्र इसमें जानते रहिएगा, जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जाती हैं तो चाल आपस में क्या होती है, माइनस। और जब दोनों का अगर एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे समय पूछा है तो समय बराबर क्या होगा, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन होगा, ठीक। तो समय बराबर होता है गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड उसको कहते हैं जहाँ पे 2 चालें आ जाती हैं। और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। यानी दूरी को ही गैप बोलेंगे और जो चाल होगा क्या होगा आपका, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में 2 चाल आएंगी। यानी हम लिख सकते हैं समय, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे कितना गैप बनेगा, 120 प्लस कितना होगा 180 बटे में चाल 2 चालें हैं और दोनों चाल जानते रहेगा कहाँ आ रही है, आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो दोनों चाल आपस में क्या होगा, माइनस होगा। यानी माइनस होगा यानी हम घटा देंगे, बड़े वाले से छोटे घटाएंगे। एक 34 किलोमीटर है, दूसरा कितना है 32 है। तो 34 प्लस यहाँ पे क्या होंगे, प्लस होगा क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत आ रही हैं। और विपरीत आने पर दोनों चाल आपस में माइनस होगा। तो जोड़ देंगे कितना आएगा, इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा, कुल 300 ना। इसको जोड़ेंगे 300 होगा, 4 2 6 और 3 3 कितना होगा 6 होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाल हमारा किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। यहाँ पे लंबाई किस में है, मीटर में। तो यहाँ पे चाल को हम किस में बदल लेंगे, देखिए चाल बदलने के लिए सूत्र क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। तो हमारा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। अगर इसी को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है तो 18 बटे कितने से भाग देंगे, 5 से। तो यहाँ पे बदल लीजिएगा, 300 है और 66 गुणे हम गुणा करेंगे क्योंकि हमें सेकंड चाहिए। तो 5 बटे कितने से, 18 से। तो 18 हमारा ऊपर जाएगा, यानी जब 18 ऊपर जाएगा 300 गुणे 18 और बटे में 66 गुणे कितना होगा 5। इसको सरल कर लेंगे 3 से, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2 और यहाँ पे होगा 2 9 18, यानी ऊपर कितना आएगा आपका
यानी एक यहाँ पे सरल करेंगे 300 बटे में 66 था ना, 18 होगा, 2 9 18 होगा, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, तो ऊपर कितना मिलेगा 900, और बटे में अभी कितना है 5 है ना, और अभी गुणे कितना है आपका 11 है, तो 5 से भाग देंगे कितना आएगा 5 एक्के 5 होगा, और कितना बचेगा अभी 4 5 8 40, और नीचे अभी कितना है 11, तो ये आपका उत्तर होगा, यानी कितना आ जाएगा 180 बटे 11 सेकेंड। यानी इसी में से कोई चारों ए में एक ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला आपका ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, ये चाल दूरी और किसमें है समय पर आधारित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप, अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप आपको दिया है 64 सेंटीमीटर। एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, और एक कंडीशन का है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से, उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, यानी कम है यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप कितना होगा, पहला है 18 सेंटीमीटर, दूसरा है 64 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और जो चौथा है 15 सेंटीमीटर है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पे कहा है एक वर्ग का जो परिमाप है कितना है 64 सेंटीमीटर है, और एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है कम है। फिर कह रहा है यदि आयत की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले कंडीशन दिया है वर्ग का परिमाप कितना दिया है 64 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे जो दिया है वर्ग का परिमाप कितना दिया है 64। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप होता है चारों तरफ भुजाओं का योग। परिमाप क्या है, चारों भुजाओं का योग ही तो होता है, और वर्ग में हमेशा जानते रहेगा प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है ना, यानी प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर। तो परिमाप पे क्या होता है, परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। योग करेंगे कितना होगा 4a बराबर किसके 64 के, तो a बराबर होगा 64 में कितने से भाग 4 से। तो हमें भुजा मालूम होगा 16 चौका 64 होगा, यानी वर्ग का भुजा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई है 16 सेंटीमीटर। अब एक कंडीशन कहा है, समझिएगा कंडीशन क्या कहा है। कंडीशन ये कहा है जो आयत का क्षेत्रफल होगा उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना कम है 16। तो कौन कम होगा, आयत का क्षेत्रफल कम होगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे क्या होगा एक आयत का क्या है क्षेत्रफल है ना। तो यानी हम लिख दे रहे हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल से कितना, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल से कितना कम है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वर्ग का क्षेत्रफल ये बड़ा होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर
और आयत वाला क्या होगा, छोटा है। अगर दोनों को बराबर करना है तो कम वाले में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना, तो ताकि दोनों लोग क्या हो जाएं, बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है भुजा का स्क्वायर होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होगा ना। अब ध्यान दीजिए करेंगे कैसे। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना आया था, एक का मान 16, तो 16 का वर्गमूल यानी स्क्वायर होगा। लंबाई यहाँ पे दिया है, लंबाई कितना दिया है, 20 दिया है, चौड़ाई हमें पता करना है तो 16 होगा। तो 16 यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 होगा, यानी हम कह सकते हैं 16 का गुणा कितनी बार, 2 बार कर दें। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, इधर आएगा माइनस, क्या होगा 16 होगा और बराबर 20 गुणे चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे 16 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 16 बचेगा, -1 बचेगा, बराबर 20 गुणे कितना b होगा। तो 16 में घटा लीजिएगा, 16 गुणे 16 में एक गया कितना 15। तो यानी हमें चौड़ाई बताना है तो 20 से क्या होगा, भाग होगा, इधर लिख दे रहे हैं। हमें b का मान पता करना है, इधर गुणा है, इधर आएगा बटे में भाग होगा, 16 गुणे 15 और बटे में 20। तो 4 चौक 16, 4 25 20 और 5 तियां 15। तो यानी हमें मिल जाएगा 4 तियां 12। तो यानी हमें मिल गया चौड़ाई कितना आया, 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आयत का परिमाप ना। तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर ना। जैसे अगर हम यहाँ पे आयत बराबर इन बना दें तो यानी यहाँ पे लंबाई 20 होगी, चौड़ाई कितनी होगी 12, 12 आया है ना। तो जोड़ लेंगे सभी को तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा ना। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे रहेगा, लंबाई का मान 20 है, चौड़ाई हमने निकाला था 12 आया, तो इसको गुणा कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 32 और 32 दूनी 64 क्या आएगा सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा, यानी कितना आएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से एक क्वेश्चन लगेगा, ये आपका आयत और क्या है वर्ग वाला क्वेश्चन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसे ही से लगेगा। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है रोहित और मनोज, यहाँ पे है रोहित और मनोज के पास, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपए ना। यहाँ पे रोहित और मनोज के पास कुल कितने रुपए हैं, 1320 रुपए हैं। कंडीशन कह रहा है यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज के धनराशि के 5/7 के बराबर है। एक क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है तो रोहित के पास कितनी धनराशि है, ये आपसे क्वेश्चन का है। ऑप्शन जो है पहला हमारा 328 रुपये, दूसरा है 980, तीसरा है 320 और चौथा है 792 रुपये। ये 4 विकल्प दिया है। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कंडीशन के हिसाब से लगाना है ना।
यहाँ देखिए पूछा क्या है, बोला है रोहित और मनोज के पास दोनों से, यानी दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं, 1320 रुपए हैं। और पूछा क्या है, कंडीशन दे रखा है, यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज के धनराशि के 5/7 के क्या है, बराबर है ना। तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पूछा है रोहित के पास कितनी धनराशि है, तो हमें ये पता करना है 1320 रुपए में यानी कितने रुपए रोहित के पास होंगे, दोनों में से कोई होगा ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, यहां पे कंडीशन का हम लिख दे रहे हैं रोहित, अगर हम मान लें रोहित की धनराशि, अगर हम मान लें रोहित की धनराशि मान लेते हैं कितना रुपया था, 100 रुपया, और दूसरा व्यक्ति कौन है, मनोज। तो मनोज की धनराशि हम कितना मान लें, बताइए। अगर हम मान लें कितना रुपया है, y रुपया है ना। अब हमें ये नहीं मालूम है 1320 में किसका कितना है, लेकिन हम मान लेते हैं इसकी धनराशि x है तो इसकी धनराशि कितनी होगी, y अलग अलग मान ली है। दोनों पे जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1320। अब एक कंडीशन कहा है, जो रोहित की धनराशि का मीन्स होता है गुणा। तो रोहित की धनराशि आप कितना माने हैं, x का कितना भाग, 10/21 का कहा है, का मीन्स क्या होता है, गुणा, यानी 10 बटे कितना रखेंगे, 21। और मनोज की धनराशि कितनी होगी, y, उसके कितने के बराबर होगा, 5/7 के बराबर। बस हमें x और y का क्या चाहिए, रेशियो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सरल कर लीजिएगा, तिरछा क्या कर दें हम, गुणा, x/y इधर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं, y को इधर लाएंगे, गुणा है तो इधर आएगा, क्या होगा, बटे में भाग होगा। अब ध्यान दीजिएगा 21 ऊपर चला जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 21 होगा, और 10 इधर आएगा, नीचे क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, अगर गुणा कर देंगे तो पुनः हमें वही मिलेगा, हमें दोनों का क्या चाहिए, रेशियो। तो यहाँ देखिए सरल करिए, 7×21 और 5 दूनी 10, यानी x/y कितना मिल गया, 3/2। इसी को हम लिख सकते हैं x/y बराबर 3/2। भाई बटे में ही लिख सकते हैं, बटे है तो अनुपात ही बोलेंगे। अब मान लेते हैं x का कितना हिस्सा है, 3, y का कितना है, 2 है। ये पैसों को क्या है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, 3 2 5 होगा, यही 5 किसके बराबर, 1320। क्यों 5 के बराबर होगा भाई, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1320। लेकिन हम जब दोनों को जोड़ रहे हैं, 3 2 कितना मिल रहा है, 5। तो 5 में हम क्या गुणा कर दें, कितना बन जाए, 1320। तो इसको पता करने के लिए एक बराबर निकालेंगे, 1320 में कितने से भाग, 5 से। तो एक की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10 होगा, 3 बचेगा तो कितना होगा, यानी 3 बचेगा तो 32 होगा, और 5 6 30, और फिर 2 बचेगा तो 5 4 20। तो एक बराबर कितना आया, 264 आया है। किसका पूछा है, रोहित के पास कितनी धनराशि है, तो रोहित का हिस्सा कितना है, x है। तो x वाला कितना हिस्सा बताएंगे आप, 3 तो है। तो बताइए एक बराबर जब यानी जैसे कहते हैं ना आप लोग, एक टॉफी का दाम इतना है, तो 3 टॉफी का दाम बता दीजिए। तो जैसे 3 है, 3 बराबर कितना होगा, 264 गुणे कितना, 3, तो 3 4 12 होगा, और 3 6 18 1 19, और 3 दूनी 6 1 7 होगा, यानी कितना होगा, 792 रुपए किसके पास होगा, रोहित के पास। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा ना, डी वाला होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, ऐसे ही लगाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला है एक क्वेश्चन आया था घनाभ का, कोई तालाब, ध्यान दीजिएगा, कोई तालाब, ये आप लोग कर ले जाएंगे, 50 मीटर लंबा है। कोई तालाब है 50 मीटर क्या है, लंबा, कामा
25 मीटर चौड़ा और कहा है 4 मीटर गहरा है। 4 मीटर क्या है? गहरा है। तो पूछ लिया है तालाब की धारिता कितनी होगी। तालाब की धारिता कितना होगा मीटर क्यूब में बताना है, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 2500, दूसरा है 500, तीसरा है 4000 और जो चौथा है आपका विकल्प में है 5000। तो इसी में से कोई एक आपका क्या होगा? सही होगा ना। तो देखिए धारिता मतलब ये है, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 3D वाला क्वेश्चन है। तो 3D का ही है, यानी आयतन पे आधारित है। धारिता मतलब क्या है? आयतन। धारिता हमेशा जान दीजिएगा, कहीं पर अगर पावर 3 लगा है तो आयतन या धारिता पूछेगा। और कैसा तालाब है? 50 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर क्या है? गहरा है ना। तो उसकी तालाब की क्या पूछा है? धारिता ज्ञात कीजिए ना। तो धारिता का यानी तालाब है, तालाब जानते रहेगा घनाभ है, यानी धारिता जब भी पूछेगा समझिएगा किसकी बात कर रहा है? घनाभ। तो घनाभ में 6 फलक होती हैं, उसकी गहराई होगी। तो घनाभ का आयतन का सूत्र का लिख लीजिएगा, आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, बस एक ही फार्मूला जानते रहिएगा। तालाब आपका घनाभकार होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई और क्या होती है? ऊंचाई। तालाब देखे होंगे, तालाब में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, प्लस क्या होगी? गहराई। यानी जब तीनों की बात होगी तो यानी हमारा तालाब घनाभ का आयतन का है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या लगेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितना है? 50, चौड़ाई 25 और 4 मीटर क्या है? गहरा। इसका गुणा कर लीजिएगा। तो इसको गुणा कर दें हम, 1 जीरो बढ़ा लीजिएगा, 25 पंचे 125 और गुणे अभी कितना? 4। तो 1 जीरो है, रहने दीजिएगा। 4 पचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 1 के 4 होगा, 4 1 5। तो कितना आ जाएगा? 5000। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन था, गुणा कर देना था। यानी हमारा घनाभ का क्या आ जाएगा? आयतन ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। मिनट देखो ना, कितने मिनट हुआ? बंद।